नमस्कार। आज की बात में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज आपके साथ रजत जी का एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं। आज की बात में रजत जी से आपकी मुलाकात अगले हफ्ते से होगी। रजत जी की आंख का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। आज रजत जी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और रजत जी का ये मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। रजत जी ने लिखा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने चिंता जाहिर की, पूछा कि मैं कई दिनों से लाइव शो क्यों नहीं कर रहा हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरी एक छोटी सी आई सर्जरी हुई है, पोस्ट केयर की जरूरत है। डॉक्टर्स ने कुछ दिनों के लिए स्टूडियो लाइट से दूर रहने को कहा है। रजत जी ने कहा है कि वैसे सब ठीक है और उनसे आपकी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। रजत जी ने हैदराबाद के एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल को कमाल का हॉस्पिटल कहा है और डॉक्टर जी.सी. चंद्रशेखर और डॉक्टर सिरिशा सेंथिल को थैंक यू कहा है। तो रजत जी से आपकी मुलाकात सोमवार को होने जा रही है, इसलिए फिलहाल मैं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के ऐलान के बाद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली और कांग्रेस अकेली पड़ गई। दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने कांग्रेस का हाथ झटक कर केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। आज ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस खुद ब खुद खत्म हो गया। दिल्ली में आरजेडी भी केजरीवाल को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि आज कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना लॉन्च की है, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। हालांकि कांग्रेस के इस ऐलान की चर्चा नहीं हुई क्योंकि बंगले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा झगड़ा आज राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बंगले की लड़ाई सड़क पर आई। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कैमरों के साथ चीफ मिनिस्टर के उस बंगले पर पहुंचे जिसे बीजेपी शीश महल कह रही है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। संजय सिंह को घुसने नहीं दिया गया। फिर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास के बाहर वहां जवाब लेने के लिए पहुंचे और जवाब में बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी घर के बाहर चले गए, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। दिन भर यह ड्रामा चलता रहा। लेकिन क्या वाकई में शीश महल का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में कारगर होगा? केजरीवाल और उनकी पार्टी के इतने डिफेंसिव होने की वजह क्या है? इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज शीश महल को लेकर कैसे हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे और कैमरे साथ लेकर जाएंगे ताकि सबको पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल बनाया है कि नहीं, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट्स लगी हैं कि नहीं, इस बंगले में मिनी बार है कि नहीं। संजय सिंह दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ सुबह 11 बजे 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर पहुंच गए। क्योंकि संजय सिंह ने इसका ऐलान कल ही कर दिया था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पहले से सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। बैरिकेडिंग की गई। क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने बंगले का पोजीशन नहीं लिया था, इसलिए उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। अब यह घर लोक निर्माण विभाग के पोजीशन में है। घर पर ताला लगा हुआ है, इसलिए संजय सिंह को घर से 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया। तो संजय सिंह पहले पुलिस के अफसरों से भिड़े। पुलिस अफसरों से पूछा कि वो किसके आदेश पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में घुसने से रोक रहे हैं। बताया गया कि बंगला चीफ मिनिस्टर का नहीं है, बंगला खाली है, इसलिए आप पीडब्ल्यूडी के अफसरों से बात कीजिए। मौके पर पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज ने जूनियर इंजीनियर से कहा कि मैं मंत्री हूं, क्या जूनियर इंजीनियर मंत्री की बात नहीं सुनेगा? क्या उसे एलजी ने मंत्री का रास्ता रोकने का आदेश दिया है? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा? कौन हायर ऑफिसर है? क्या डायरेक्शन है आपको? एक मिनट, क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, कहाँ है? तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे आप? आपने ताला लगाया ना? आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना?
आपका ताला है, तो वहां पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहां स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं, अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? अरे भाई तो ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहां बीच में अड़े हुए हो? करीब 10 मिनट तक दोनों नेता पुलिस वालों से और वहां मौजूद अफसरों से ऐसे ही बहस करते रहे, लेकिन बंगले का गेट नहीं खुला तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बंगले के गेट पर बैठ गए। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से उन्हें रोका गया है उससे साफ हो गया कि बीजेपी शीश महल के नाम पर झूठ का महल खड़ा कर रही है, केजरीवाल पर झूठे आरोप लगा रही है। पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं। अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी तो इस बंगले को खुलवाए। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने बंगले की चाबी जानबूझकर छिपा ली ताकि सच बाहर ना आ जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के ही मंत्री हैं, कोई भी अफसर उनसे ऊपर नहीं है, उन्हें बंगला देखने का अधिकार है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने उन्हें अंदर जाने से रोका है। आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री यहां पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए, परखिए। चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कुछ देर धरना देने के बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए। असल में संजय सिंह ने कल कहा था कि वो कैमरे लेकर प्रधानमंत्री आवास भी जाएंगे, क्योंकि जनता को यह भी देखने का हक है कि 2700 करोड़ रुपए में बना प्रधानमंत्री आवास कैसा है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी जानते थे कि उन्हें इस तरीके से पीएम आवास में घुसने की परमिशन तो मिलेगी नहीं, तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वहां भी थोड़ी देर ड्रामा हुआ और फिर दोनों वहां भी सड़क पर धरने पर बैठ गए। सौरभ भारद्वाज बोले कि प्रधानमंत्री के राजमहल में जाने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है, जनता को भी राजमहल का सच देखना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की चुनावी जंग बंगलों पर लड़ी जाए, तो यही सही। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे
और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी ने शीश महल के पोस्टर लगवा दिए, जिसमें मुख्यमंत्री आवास को लूट की कमाई का महल बताया गया। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी से लेकर मनोज तिवारी से लेकर वीरेंद्र सचदेवा तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के ड्रामे का जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ड्रामा क्रिएट करना, एक सच को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही चरित्र है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल के बंगले पर सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, तब केजरीवाल ने अपना बंगला मीडिया को क्यों नहीं दिखाया। अब जब जांच हो रही है तो सबूत मिटाने के लिए केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं को उसी बंगले में भेज रहे हैं। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है? आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तब ये तो वो पार्टी है जो पहले एक गीत गाती होगी, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। वो आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। यह आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की हरकत पर नाराजगी जाहिर की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को धोखा देने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके डीएनए में ही पाखंड और अराजकता है। शिवराज सिंह ने कहा कि ड्रामा करने की बजाय केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, दिल्ली में कृषि मंत्री क्यों नहीं है। आज केजरीवाल को दिल्ली के किसानों की चिंता ही नहीं है। नाटक और पाखंड ये आपके डीएनए में है, आप पार्टी के और उनके नेताओं के। असली मुद्दों की बात नहीं करते, वो केवल पाखंड करने का काम करते हैं और दिल्ली की जनता इस पाखंड को समझ चुकी है। जो लोग पहले बात करते थे कि मकान में नहीं रहेंगे, अब उनको फिर जवाब देना चाहिए। बहुत आपत्तिजनक है और ये अराजकता फैलाने का प्रयास है। इशू तो किसान है दिल्ली में, इशू जनता है दिल्ली में, और इशू इसलिए है कि मैं तो व्यथित भी हूं, दुखी भी हूं और आश्चर्यचकित भी हूं। यहां तो कोई कृषि मंत्री है ही नहीं। मतलब किसान, इनके लिए दिल्ली में कोई मुद्दा ही नहीं है किसानों का कल्याण। जितनी मेरी केंद्र सरकार की योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनमें से एक का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिला। मैंने कहा कि प्रस्ताव नहीं भेजे, आपने प्रस्ताव भेजिए, तो कहने लगे तो दाऊद है। अब मुझे दाऊद कह लो, मुझे आपत्ति नहीं है, जो कहना हो कह लो, लेकिन किसानों के कल्याण के साथ खिलवाड़ मत करो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसान को तो मत मारोगे।
चूंकि कल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के शीश महल का एक 3D मॉडल सामने रखा था। चीफ मिनिस्टर हाउस में स्विमिंग पूल, मिनी बार, गोल्ड प्लेटेड पॉट, सिल्क के कालीन, इटालियन मार्बल और लाखों के पर्दे लगे होने का दावा किया था। तो वीरेंद्र सचदेवा के हमले के बाद ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आज कैमरों के साथ उस बंगले पर पहुंचे थे। इसलिए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह को यह सब ड्रामा करने की बजाय ये बताना चाहिए कि बंगले के इंटीरियर में खर्च हुआ पैसा कहां से आया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में तो साफ साफ ये कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने बंगले के इंटीरियर के लिए पैसा नहीं दिया। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि सरकारी विभाग ने मना किया है कि हमने यहाँ पैसा नहीं लगाया साज सज्जा पर, वो इन्वेंट्री जो दिखाई गई है। तो हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन, कौन सी दलाली का पैसा है, कौन सा पैसा है जो तुमने यहाँ लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग डेजिग्नेटेड पीएम हाउस है, आज से नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, उसके बाद चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, फिर मनमोहन सिंह जी, श्रद्धेय अटल जी, सब उसी में रहे। और वहां जो पैसा खर्च होता है वो सरकार का खर्च होता है। संजय सिंह के जवाब मांगने के बाद वीरेंद्र सचदेवा खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी के नाम पर अलॉट हुए AB 17 मथुरा रोड के बंगले पर गए। अब कल आतिशी ने यह कहा था कि बीजेपी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के बंगले से निकलवा दिया है, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने देंगी, दिल्ली के लोगों के घरों में रहकर जनता के काम करेंगी। तो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बंगले का पोजेशन लिया ही नहीं था। मथुरा रोड पर उन्हें जो सरकारी बंगला मिला है वो भी खाली पड़ा है, क्योंकि आतिशी अपने निजी घर में रहती हैं। वो दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रही हैं। यही दिखाने के लिए वीरेंद्र सचदेवा आज मथुरा रोड के बंगले पर पहुंचे। बंगले का दरवाजा खटखटाया, अंदर जाने की कोशिश भी की, वहां मौजूद लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बंगले के बाहर आतिशी की नेम प्लेट है, साफ है कि उन्होंने यह बंगला खाली नहीं किया है। अब आतिशी इस बात का जवाब दें कि वो कितने सरकारी बंगलों में रहना चाहती हैं। मैं तो ये पूछने आया था कि ये सरकारी बंगला जहां से स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते अपनी दिल्ली की सरकार चलाई, आतिशी मार लेना को ये अलॉट है, तो उन्हें शीश महल क्यों चाहिए? और जब शीश महल उनको दिया जा रहा था 3 महीने तक उन्होंने शीश महल का चार्ज क्यों नहीं लिया? क्योंकि शीश महल जांच के घेरे में है। जब एजेंसी जांच करेंगी तो मुख्यमंत्री को सहयोग करना पड़ेगा। आतिशी मार लेना नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल का कलंक वो अपने माथे पे लगाएं, उससे बचना चाहती थी तो शीश महल में नहीं घुस रही थी। आज जब आचार संहिता लग गई तब उनको शीश महल चाहिए। अरे ये बताओ इस घर में कौन रहता है? ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? कब से रह रही हैं यहाँ पर? आतिशी मार लेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यहाँ तो सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया, एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी भी बोले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आतिशी झूठ बोलकर शीश महल के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती हैं। आतिशी नहीं चाहती कि शीश महल की चाबी किसी और के पास रहे। जांच एजेंसियों के अधिकारी इस बंगले में घुस ना पाए, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने शीश महल के लिए पैसे का जुगाड़ भी शातिराना अंदाज में किया, नियमों का इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे घर पर हो रहे खर्च की फाइल एलजी तक पहुंच ही ना पाए। क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी को पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक राजनिवास रोड पर और दूसरा दरियागंज में? इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही, तो क्यों नहीं इन्होंने इन 10 सालों में उसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में ऑर्डर जारी कर देते? अन्यथा दिखाएं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री को 2-2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि खरीदारी कैसे हुई है।
मतलब जो कुर्सी है वो 8-8 हजार रुपए की आई है। ये तो बिल्स में अवेलेबल है ना, जो 200 रुपए की भी मार्केट में मिलती हैं। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्तावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर जो बिल्स बने हैं वो 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, यानी सब 10 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं। एक एक्सपेंडिचर तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। आप सोचिए, ये फितरत को समझिए, 9 करोड़ 99 लाख रुपए का बिल है ताकि वो 10 करोड़ की सीमा को टच न करे और एलजी के पास जाने की परिस्थिति न उत्पन्न हो। दिल्ली में केजरीवाल के बंगले पर हो रही सियासत को लेकर सबसे ज्यादा तीखा कमेंट किया हरियाणा के पावर मिनिस्टर अनिल विज ने। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यह म्यूजियम, उनका यह बंगला आम आदमी पार्टी की सियासी कब्रगाह साबित होगा। मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है और उसको जनता पसंद कर रही है। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। अनिल विज की बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुभ गई। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति ही कर सकती है। अब किसकी सियासी कब्र खुदेगी, ये जनता तय करेगी। और राजमहल क्या बनेगा, मोदी जी वाला, वहां क्या होगा, दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो। तो शमशान बनाने में तो उस्ताद है। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा, तो वहां शमशान बन जाए कम से कम। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके। केजरीवाल ने बंगले में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट लगाई है कि नहीं, इटालियन मार्बल लगवाया है कि नहीं, इन सब दावों की हकीकत तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन यह सच है कि केजरीवाल ने बंगले का रेनोवेशन करवाया। रेनोवेशन का बजट 7.5 करोड़ था, लेकिन बंगले के रेनोवेशन में खर्च हुए 33 करोड़ रुपए। अब 1900 स्क्वायर फीट के बंगले में ऐसा क्या लग गया जिसमें 33 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ये सवाल तो है। और बीजेपी से बढ़ा चढ़ाकर उठा भी रही है। और चुनाव से पहले केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उन्होंने कहा था कि वो इस बात पर हैरान है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 1.5 दर्जन एसी लगे हुए हैं जिनका बिल जनता भरती है। अब बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है कि उन्होंने अपने घर में 60 से ज्यादा एसी क्यों लगवाए। आज दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस की बजाय अरविंद केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में केजरीवाल ही बीजेपी को हरा सकते हैं, इसलिए इस चुनाव में उनका समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को शुक्रिया भी कहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का जीतना तय है। ममता बनर्जी उन्हें पसंद करती हैं, इसलिए कांग्रेस का साथ देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है। और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करने की बात कही।
उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस को भी नसीहत दी कि उसे केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, इसलिए अब अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि वो किसके साथ हैं ये उन्होंने अभी तय नहीं किया है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो अखिलेश यादव ने तो खैर कल ही दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव का यह फैसला कांग्रेस को तीर की तरह लगा, लेकिन कांग्रेस ने सधा हुआ रिएक्शन दिया। यूपी कांग्रेस की इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि किसे सपोर्ट करना है किसे नहीं ये अखिलेश यादव ही तय कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उस पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ की जनता एक मजबूत दिल्ली और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहाँ पर हुआ था उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दें। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूती से लड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे, सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस करके लड़ते तो बेहतर होता। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहां बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं जीत पाई, और इस बार भी कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस हकीकत को समझ रहे हैं। आज पृथ्वीराज चव्हाण और इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस को इशारों में यही समझाने की कोशिश की है। आज तेजस्वी यादव का एक बयान खूब चर्चा में रहा। आज तेजस्वी यादव ने मान लिया कि नीतीश कुमार का साथ लेने के मुद्दे पर लालू यादव के साथ उनका मतभेद है। तेजस्वी ने आज फिर कहा कि वो अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते भी तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, और इसके अगले ही दिन लालू यादव ने कह दिया था कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज तेजस्वी बोले कि उन्होंने अपने पिता को समझाया है, उन्होंने अपने पिता को सलाह दी है, उन्हें बता दिया है कि अब नीतीश चाचा के लिए कोई और ऑफर नहीं है। बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे, किससे बात कर रहे? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद कर रहे? तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। ऐसे कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में। तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। तेजस्वी ने नीतीश पर अटैक किया तो जेडीयू ने भी फौरन पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी दिन में ख्वाब देख रहे हैं। तेजस्वी को पता नहीं है कि किसके साथ जाना है, किसका साथ छोड़ना है। इसका फैसला नीतीश ही करते हैं और कोई और नहीं।
नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश तेजस्वी को भी अपने इशारों पर नचा चुके हैं। जब मन किया तो अंदर बुला लिया, गठबंधन कर लिया, और जब मन ऊब गया तो आउट कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि अब नीतीश ने आरजेडी को हमेशा के लिए आउट कर दिया है। आपको अपने पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को सलाह देना पड़ रहा है। मतलब लालू जी राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, उनकी भूमिका शून्य कर दी गई, उनको राजनीतिक रूप से अनाथ बना दिया गया। और माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे इन और आउट तो हम जानते हैं, उसके राजनीति के सिद्धस्तंभ जनता दल यू है कि तय किया इन, आ गए, का आउट, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब पर भी एहसास नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में 4 सीट आया तो 4 का तो विशेष जरूरत होता है, तो राजनीति की तो अर्थ ही लोकसभा चुनाव में ही सज गया। अब तो विधानसभा चुनाव में शून्य पर आपको लाकर खड़ा कर देंगे, तब बिहार की जनता को सुकून मिलेगा। हमारा सलाह मान लीजिए कि बिहार आपको सूट नहीं करता है, जेल भी झारखंड का सूट करता है, और झारखंड की राजनीति आपके लिए फलदायी है। तेजस्वी यादव को भी बीजेपी ने जवाब दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू और उनके बेटे सत्ता की झूठी जलेबी खाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन अब उनको बचा कुचा भी खाने को नहीं मिल रहा है। ये बाप बेटा पिता पुत्र जो हैं, एक आदमी सपना देखते हैं तो दूसरा आदमी जो है अपनी भाषा बदलते हैं। ये लोग जो है जिलेबी का रस चाटने के लिए, होता है ना, जूठन खाने की आदत लग गई है इनको। बीच बीच में चाहते हैं कि एनडीए को कमजोर करके जूठन खाएं। अब इनको जूठन, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब कोई जूठन नहीं बचेगा और ना किसी को खिलाएंगे। तो क्यों थूक चाटने के चक्कर में? बंद करें ये सब नाटक। अब ये लोग बाप बेटा सब और प्रतिपक्ष के लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो रोजगार का मुद्दा समाप्त हो गया, विकास का मुद्दा प्रतिपक्ष के पास नहीं है, तो अब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, कुछ से कुछ बोलना, संस्कार विहीन बातें करना। राजनीति के स्तर को प्रतिपक्ष ने इतना घटिया बना दिया है कि अब उनके पास सिर्फ इसी तरह के बोलने के लिए अपशब्द रह गए हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में ही रहेंगे, 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि नीतीश पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और फिर पलट गए थे, इसलिए उनके आने जाने पर सस्पेंस बना ही रहता है। अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। महाकुंभ शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और संगम नगरी पूरी तरीके से तैयार है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को पहले स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ से देश भर के तमाम साधु संतों का वहां पर आना शुरू हो चुका है। साधु संतों के अखाड़े सज चुके हैं और एक एक करके सभी अखाड़े कुंभ नगरी में छावनी प्रवेश कर रहे हैं। साधु संतों के कुल 13 अखाड़े हैं। 7 अखाड़े पहले ही कुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, उनकी धर्म ध्वजा लहरा रही है। आज वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों की पेशवाई हुई। तीनों ने एक साथ कुंभ नगरी में छावनी प्रवेश किया। वैष्णव संप्रदाय के कुल 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा। आज इन तीनों अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत, उनके समर्थक हाथी, घोड़े, ऊंटों से लेकर बड़े बड़े रथों पर सवार होकर छावनी प्रवेश करते दिखाई दिए। अखाड़ों के जुलूस के आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा लेकर उनके हजारों समर्थक चल रहे थे और बैंड बाजे के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा था। चूंकि इस बार का महाकुंभ विशेष है, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है, लेकिन 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, इसलिए साधु संतों में भी उत्साह ज्यादा है। वैष्णव अखाड़े के संतों का कहना है कि पहली बार वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने एक साथ पेशवाई निकाली है, कुंभ नगरी में एक साथ छावनी प्रवेश किया है और सबका मकसद सिर्फ एक है कि कुंभ नगरी से पूरी दुनिया के सनातनियों को एक ही संदेश जाए
कि सनातन को मानने वाले सभी लोग एकजुट होकर देश और दुनिया की तरक्की के लिए काम करें। आज प्रयागराज महाकुंभ में विराट पेशवाई दिगंबर अखाड़ा निर्मोही और निर्वाणी के जो सनातन धर्म के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तीनों अनी अखाड़ी के हजारों की तादाद में महामंडलेश्वर, जगतगुरु और द्वाराचार्य जो हमारे महामंडलेश्वर अखाड़ों के साथ आज नगर प्रवेश कर रहे हैं। समस्त संत महात्मा आज विराट रूप में सनातन की एक जो छत्र है वो एक पूरी भारत की सनातन हिंदू धर्म की एकता को लेकर हम आज नगर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा सनातन मजबूत रहे। इसमें हमारे इष्ट देव भी चल रहे हैं, हनुमान जी महाराज, और सब नागातीत जो है अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ये सनातनी फौज है जो आज नगर प्रवेश कर रहे, पेशवाई कर रहे वैष्णव तीनों अनी अखाड़ा के द्वारा। और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो है मुख्य विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये पावन भूमि है प्रयागराज, जहाँ भगवान ने भरद्वाज जी से वनवास के समय यहाँ पर आकर उनका दर्शन किया और माता सीता जी ने यहाँ पर गंगा का पूजन किया। इसलिए हम लोग जा रहे हैं और नगर प्रवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से ये जो दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। प्रशासन ने अपने तरीके से काम किए है, उनको भी धन्यवाद दिया जाता है। उद्देश्य है ये हिंदू सनातन को जागरूक करने के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यानी अपने जो हमारे परंपरा को रखते हुए ये आज दिव्य भव्य शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं। आज से हमारे सारे धार्मिक आयोजन अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा। आज से हमारे सभी खालसों में सभी जगहों पे पूजन कथा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, जप के माध्यम से शुभारंभ हो जाएगा आज से। तो आज का हमारा छावनी प्रवेश है। आज जिस वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने महाकुंभ में प्रवेश किया, ये तीनों अखाड़े एक ही संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। भगवान राम में अपनी आस्था रखते हैं और बजरंग बली को अपना इष्ट देव मानते हैं। लेकिन तीनों अखाड़ों की पहचान, तीनों के निशान और उनकी धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अखाड़े की धर्म ध्वजा सफेद रंग की है जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। निर्वाणी अखाड़े की पताका लाल रंग की है जो शौर्य और पराक्रम को दर्शाती है। और दिगंबर अखाड़े की धर्म ध्वजा में 5 रंग हैं। इसका मतलब सभी को एक साथ लेकर चल रहा है। शांति, सद्भाव, शौर्य और पराक्रम के साथ ही धर्म की स्थापना का संदेश देना है। इन अखाड़ों में नागा साधु भी होते हैं, लेकिन वो शैव संप्रदाय के नागाओं से अलग होते हैं। ये वस्त्र पहनते हैं और तलवारबाजी करते हैं। आज जब वैष्णव अखाड़ों का जुलूस निकला तो इन संतों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। इसके बाद संतों ने इस उत्सव के पीछे सनातन की सोच समझाई, सनातन धर्म का मतलब समझाया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म का मकसद सिर्फ देश और दुनिया का कल्याण ही नहीं है, ये लोगों को जीने का तरीका भी सिखाता है। और यही वजह है कि सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। सनातन धर्म हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाला, देश के विकास में अच्छाई करने वाला, संत महात्माओं को बढ़ाने वाला, देश की उन्नति और प्रगति को बढ़ाने वाला सनातन धर्म माना जाता है। जय श्री राम। सनातन धर्म ये विश्व को चलाने की मेन जड़ है कि सनातन नहीं हो तो दुनिया डवाडोल हो जाए, चलनी नहीं, जीवन ही नहीं कर सकता आदमी, जीवन जीना असंभव है। सनातन मेन जड़ है। सनातन संस्कार देती है जीवन जीने की, जीवन जीने की कला देती है कि जीवन कैसे जिया जाए। जब से सृष्टि पैदा हुई तभी से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। सनातन धर्म का कोई आदि है न तो अंत है। चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, सभी सनातन धर्मी है और सभी सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं और अलग नहीं है, वो सब एक ही है। उनकी मान्यता अलग हो सकती है। सनातन धर्म हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत संस्कृति आगे बढ़ रही है, सनातन के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसके दिखावटी से, इसके कर्मों से जागरूकता बढ़ रही है सनातन में। सनातन धर्म सभी अखाड़ों को, सभी संस्कृति, सभी देश को, अपने दुनिया को लेकर के चलने वाला एक सनातन धर्म है जो एक साथ पुरुषोत्तम कुटुंबकम को लेकर के चलता है। ये हमारा सनातन धर्म है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है।
असल में सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें अखाड़ा परिषद की मान्यता प्राप्त है। ये 13 अखाड़े 3 अलग अलग संप्रदाय, 3 अलग अलग पंथ से जुड़े हैं। शैव पंथ के 7 अखाड़े हैं, उदासीन पंथ के 3 अखाड़े हैं और वैष्णव पंथ के 3 अखाड़े हैं। जिन्होंने आज छावनी प्रवेश किया, इसमें कई शाखाएं हैं। अगर सिर्फ वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो इसकी 18 शाखाएं हैं। निर्मोही अखाड़े की 9 शाखाएं हैं, दिगंबर अखाड़े की 2 शाखाएं और निर्वाणी अखाड़े की 7 शाखाएं हैं। लेकिन इन सब में निर्मोही अखाड़े का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है। इसी अखाड़े के संतों ने राम मंदिर के लिए कई कुर्बानियां दी। निर्मोही अनी अखाड़ा में 9 अखाड़े आते हैं जिनके क्रमशः मैं नाम बता दे रहा हूँ। श्री रामानंदी निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री रामानंदी संतोषी अखाड़ा और श्री रामानंदी महानिर्वाणी अखाड़ा। और 6 अखाड़े श्यामानंदियों के आते हैं। श्री पंचझाड़िया निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री राधा वल्लभी निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री मालाधारी निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा, श्री हरव्यासी संतोषी निर्मोही और श्री हरव्यासी महानिर्वाणी अखाड़ा। ये 9 अखाड़ों का क्रम है और इसी से इस अखाड़े की संख्या अधिक होती है और जिसकी जितनी संख्या होती है उसको उतना बड़ा मानते हैं। तो एक हिसाब से स्पष्ट हो गया कि निर्मोही अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। 18 अखाड़ों में 9 अखाड़े निर्मोही अखाड़े के पास में है, 2 दिगंबर के पास में है, 7 निर्वाणी के पास में है। अब हमारा निर्मोही अखाड़ा विश्व की सबसे प्राचीन धरोहर राम जन्मभूमि के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि की सेवा हम लोग शुरू से करते आए, सुरक्षा करते आए, जिसमें हमारे लाखों नागा संत शहीद हुए, बलिदान हुए और अभी जाकर के राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन पाया। क्योंकि महाकुंभ को लेकर साधु संतों में इतना उत्साह है, जितने भव्य तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है, उतना ही इस पर सियासत भी हो रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक दावा कर दिया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जवाब दिया। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि कुछ लोग सनातन पर लगातार हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को महाकुंभ के जरिए संदेश देना भी जरूरी है। इस कुंभ के माध्यम से मुझे हिंदुओं को जगाना है, सारा हिंदू जग जाए, और जब हिंदू जग जाएगा तो संपूर्ण विपक्षी हमारे चरणों के नीचे आएंगे। महाराज जी, कुंभ को लेकर के कई धमकियां आ रही हैं, कह रहे हैं हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा। नहीं, उन्हीं की धमकियों, उनकी आखिरी धमकी होगी और सबको हम दंड देंगे उचित। अच्छा महाराज जी, वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुंभ बसता है, किस तरह से इसको? झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है उनका। क्या जवाब देंगे महाराज जी उनको? मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। मेरे साथ अब से थोड़ी देर के बाद सुधांशु त्रिवेदी होंगे, जो आपको सनातन का मतलब समझाएंगे, महाकुंभ की गाथा बताएंगे। सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे कि कुंभ का महत्व क्या है और क्या सनातन का मुद्दा अब सियासत पर हावी हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद रात 10 बजे जरूर देखिए हमारा स्पेशल शो सत्य सनातन सुधांशु त्रिवेदी के साथ। राजस्थान के बहरोड से आज एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई। बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास कुछ लोग सुरंग खोदकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे। असल में बहरोड के इस इलाके से जमीन के नीचे इंडियन ऑयल की एक पाइपलाइन गुजरती है, जिसके जरिए गुजरात से हरियाणा के पानीपत तक क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि तेल चोरी करने वालों को मालूम था कि इस इलाके से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन गुजर रही है, इसलिए इन लोगों ने 15,000 रुपए महीने के हिसाब से एक खेत को किराए पर लिया। वहां पर 3 कमरे बनवाए, उसके अगल बगल 4 दीवारी बनवाई और फिर एक कमरे के अंदर से करीब 10 फीट गहरा एक गड्ढा किया। गड्ढे से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन तक करीब 3 फीट चौड़ी और करीब 150 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी। वहां बिजली का इंतजाम किया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए और इसके बाद इंडियन ऑयल की मेन पाइपलाइन में छेद करके वहां एक वॉल्व फिट किया और पाइप के जरिए मेन पाइपलाइन से क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर दिया। पिछले साल 26 दिसंबर को जब इंडियन ऑयल की सप्लाई में कमी आई, पाइपलाइन का प्रेशर, उसके प्रेशर में कुछ कमी नोट की गई, तो जांच शुरू हुई और इसके बाद यह पता लगाया गया कि वो कौन सा इलाका है जहां पाइपलाइन में प्रेशर कम हो रहा है। जब इंडियन ऑयल की टेक्निकल टीम ने लोकेशन ट्रेस की, पुलिस को बताया, तो एसओजी की टीम ने यहां रेड की, लेकिन पुलिस के आने की भनक मिलते ही क्रूड ऑयल चुराने वाले फरार हो गए और इसके बाद जो कुछ वहां नजर आया वो वाकई चौंका देने वाला था।
अब इस टनल में हम आपको जाके दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये सुरंग बनाई गई है। ये सुरंग तैयार की गई थी क्रूड ऑयल को चोरी करने के लिए। 150 मीटर सुरंग लगाया गया। यहाँ पर इस सुरंग में आप देखिए ये पाइप लगे हैं। ये सुरंग के पाइप हैं बड़े बड़े। इन पाइप के नोजल से आपको देखिए दिख रहा होगा कि क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। 27 तारीख को इसका प्रेशर ड्रॉप हुआ। प्रेशर ड्रॉप होने पे पानीपत की तरफ से जो टीम आई पता लगाई कि यहाँ पे किस जगह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद जब इन्होंने छानबीन की तब पता लगा कि ये तो एक बड़ी टनल बनी हुई है। ये देखिए ये क्रूड ऑयल चोरी किया गया है। ये यहाँ पर क्रूड ऑयल रखा गया है। ये देखिए ये बड़े बड़े कनस्तर हैं क्रूड ऑयल के, ये रखे गए। और एक बार आप इधर हटिएगा, ये एक लंबी सुरंग आप देखिए वो सामने लगभग 150 मीटर की ये सुरंग है और उस सुरंग के अंदर इस पूरे वॉल्व को फिट किया गया है। ये पाइप बड़े बड़े पाइप, और उसके बाद ये वॉल्व जो फिट होने के बाद ये क्रूड ऑयल चोरी किया गया और यहाँ से ये क्रूड ऑयल चोरी करके कनस्तर में भर के सप्लाई किया जाता है। ये पूरे क्रूड ऑयल के सुरंग बनाने के लिए आप देखिए बड़े बड़े तख्ते लगाए गए हैं। यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। लाइट्स के अलावा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर पूरा सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ता है कि आखिरकार कौन यहाँ पर आ रहा है, जा रहा है। जो भी गतिविधियाँ होती है उसके बारे में भी पता लगाया जाता है। एसओजी के अधिकारी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि चोरों ने पूरी कोशिश की थी कि किसी को इस बारे में कोई भनक ना लगे, ना किसी तरह का शक हो, और वो सीसीटीवी के जरिए सुरंग के अंदर से लेकर बाहर तक मॉनिटरिंग भी करते थे। अब चोरी पकड़ी जाने के बाद यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कितना बड़ा गिरोह था। IOCL वालों के इनको शट डाउन लिया था, तो शट डाउन में और इनको कोई प्रेशर ड्रॉप हुआ तो इन्होंने यहाँ की रेकी शुरू की और इसको लाइन को सर्च किया। फिर इन्होंने अपने टेक्निकल तरीके से और इसको मालूमात किया तो ये इसको पॉइंट आउट हुआ ये जगह। यहाँ करके इन्होंने देखा तो इसके पास ये बाड़ा बना हुआ है पूरा। तो एक मीणा जी हैं, उनकी एक ज़मीन है, उसमें इन्होंने करीब अगस्त में इसको किराए से लिया है 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। उसके बाद ये 2 रूम इधर बनाए, 1 रूम इधर बनाया है। और इस रूम के अंदर से इन्होंने एक सुरंग बनाई है 3 बाई 3 की। नीचे करीब 5 फुट गहरी है वो सुरंग, और उसमें 3 बाई 3 का इन्होंने सुरंग बना के इस तरह की सीमेंट के और लकड़ी के फर्मे बना के और पाइपलाइन में इन्होंने होल किया है और बाल लगा करके और फिर ये चोरी की है। ये जो पाइप हैं ये उसी के हैं। और उसके बाद ये 27 तारीख को डिटेक्ट हुआ है और परसों इन्होंने फिर FIR दर्ज कराई है। आए इसका मौका देखा है। यहाँ जो चीज़ें हैं जो इनकी वो है, कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, बड़ा हाईटेक तरीके से काम किया है। ऊपर पेड़ों पे कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ यहाँ कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने। और दिन में कोई रहता नहीं है, पूरा लॉक लगा रहता है। और जिस जगह पे जो पाइपलाइन है उसके ऊपर इन्होंने बाजरे की जो पूली होती है, सूखी पूली, जहाँ होल था छेद किया है इन्होंने, उस जगह पे वो पूली रखी हुई थी, उसको एक तरह से इन्होंने छुपाने के लिए उस जगह को पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल की चोरी का तो पता लग गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तेल चोरी करने वाले अब तक नहीं पकड़े गए। और जब तक चोर पकड़े नहीं जाते तब तक यह पता नहीं चलेगा कि इस गिरोह में कितने लोग थे और ये कब से तेल की चोरी कर रहे थे। आज दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की, जो कि पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की थी। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने बॉर्डर पर हमला बोलकर पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। चूंकि पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसके सरहदी इलाकों में हो रहे तालिबानी हमलों के पीछे भारत का हाथ है, भारत तालिबान की मदद कर रहा है, इस बैकग्राउंड में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी मुत्तकी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से भारत अफगानिस्तान को लगातार मानवीय मदद दे रहा है। अब तक भारत तालिबान को 50,000 टन गेहूं, 300 टन दवाएं, पोलियो के लिए टीके की 10 करोड़ खुराक और स्टेशनरी का सामान भेज चुका है। आज विदेश सचिव मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जो अफगानिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तालिबान ने भरोसा दिया है कि वो अपने यहां भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा नहीं देगा। भारत ने भी भरोसा दिया है कि वो अफगानिस्तान के आम लोगों की हर संभव मदद करेगा। भारत ने अब तक तालिबान की हुकूमत को मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाए रखा है। इसीलिए पाकिस्तान परेशान है।